हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइफ 6999। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन। एक्चुअली एनसीईआरटी डाउनलोड नहीं हो रही है, वरना मैं एनसीईआरटी रीड करवा देती, बट ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी नहीं रीड करेंगे अभी के लिए। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी, बाद में एनसीईआरटी भी रीड कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी होगा ये, लाइक अराउंड 15 मिनट्स का वीडियो होगा सिर्फ, क्योंकि सिर्फ रिवीजन करने वाला है। 15 to 20 मिनट्स का वीडियो होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में तो गाइस मैं बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डॉक्टर अमन तिलक के नाम से टेलीग्राम सर्च कर सकते हो और उनके नोट्स ले सकते हो, क्योंकि ये मेरे तो नहीं है, मैंने भी रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे 3 चीज़ें, जो कि है फेसेस ऑफ सेल साइकिल, माइटोसिस और मायोसिस। ठीक है, तो मैं आपको रफ टफ बता दूँ। फेजेस ऑफ सेल साइकिल यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन होने से पहले जो चीज़ें हो रही है वो, और जो फेस जहाँ पे सेल डिवीजन होता है वो सारे नाम होते हैं फेसेस के, वो सारे नाम। उसके बाद आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस वो चीज़ होती है जहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है सोमैटिक सेल्स का, यानी कि सेम सेल से वैसे ही सेम वाला सेल बनेगा। वेराज मियोसिस वो होता है सेम सेल से एक रिडक्शन वाला सेल बनेगा, यानी कि 2n से n बनेगा। वेराज माइटोसिस में 2n से 2n ही बनेगा और मायोसिस में 2n से n। रिडक्शनल डिवीजन होता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें गैमेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो डॉक्टर अमन तिलक के नोट्स है ये। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम द फेसेस ऑफ सेल साइकिल। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ये हमें पता है, एक जब डिवीजन होनी होती है किसी भी सेल की, तो सेल ग्रो कर जाता है और उसका डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, फिर वो डिवाइड करता है ताकि दोनों भी सेल को इक्वल अमाउंट मिले और दोनों भी सेल को एक एक डीएनए मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल पे कि सेल साइकिल है क्या। तो सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है एक कोऑर्डिनेटेड वे में, जहाँ पे सेल डुप्लीकेट करता है उसके जीनोम को, यानी कि डीएनए को जीनोम बोला है, और उसको रेप्लिकेट करता है वो सेल, और उसके बाद वो उसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मतलब उनको भी डुप्लीकेट कर देता है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फिर गोल्जी होती है, ईआर होती है, सबको वो क्या कर देता है, सिंथेसिस कर देता है सबकी। और फिर सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। फिर वापस वो 2 डॉटर सेल्स बनी है, वो भी यही चीज़ें करेंगी। क्या चीज़ें करेंगी, यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट में जाएंगी। पहले वो डीएनए रेप्लिकेट करेंगी उनके अंदर, उसके बाद वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेप्लिकेट करेंगी, फिर अगेन वो भी 2 में टूट जाएंगी माइटोसिस के थ्रू। तो इस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये होने के बाद, दो होने के बाद एक स्टेज आती है, वो होती है एम स्टेज यानी कि माइटोसिस या फिर मियोसिस स्टेज। जो भी स्टेज होने वाली होती है वो उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अभी मैं इतना इंटीरियर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, तो यार मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस पे। तो अब इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है कि द ह्यूमन सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। तो हर एक सेल को हमारी डिवाइड होने में अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स तो लगते ही लगते हैं। वेराज ईस्ट सेल की बात करें तो उनको सिर्फ 90 मिनट लगता है एक सेल को डिवाइड करने में। ये बात याद रखने वाली है और इससे क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, इंटरफेज 95% होता है सेल साइकिल का और ये सिर्फ 5%। ओके, सो 95% ये होता है और 5% ही सेल का ये होता है। तो अब हम इंटरफेज को देखते हैं। ठीक है, इंटरफेज के अंदर भी फेजेस होते हैं। इंटरफेस डिवाइडेड होता है 3 चीज़ों में, वो है G1, S और G2। ठीक है, इन सारे से ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेस की। पहली बार वो है क्या। एक तो ये रेस्टिंग फेज़ है। अब रेस्टिंग फेज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें काम नहीं हो गया होगा, इसमें बहुत सारा काम होता है। सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग
बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डर। तो इसी फेज में डीएनए रेप्लिकेट भी होता है और ग्रो भी होता है, और उसके बाद सेल डिवाइड होता है एम फेज में। ठीक है, तो सेल की जो प्रिपरेशन होती है, इसको आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, आप किससे पता है? शादी से। शादियाँ होती है ना, शादियाँ, उससे। शादी के प्रिपरेशन में आपको कितने सारे महीने लग जाते हैं, पर शादी होने में कितना घंटा? आधा घंटा। तो वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है डिवीजन। तो ये डिवाइड करा गया है 3 इसमें, वो है G1, G2 और G1, G2 एंड G1S एंड G2 फेज। अब हम आते हैं G1 फेज पे। तो G1 फेज क्या बोलता है? ये इंटरवल है बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस। अब इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको एक साइकिल बताई अभी, जस्ट एक तो पहले इंटरफेज होता है और थोड़ा सा एम फेज होता है, राइट। तो यहाँ पे इंटरफेज के स्टेजेस G1S, G2। तो ये बोल रहा है G1 जो फेज़ है वो डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस होने के बीच का फेज़ है। मतलब माइटोसिस ख़त्म होने के बाद G1 आता है और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन से पहले G1 आता है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन चालू होने से पहले एस फेज़ में होती है डीएनए रेप्लिकेशन। तो उससे पहले उससे बीच में आता है G1 फेज। तो ये यहाँ पे बोल रखा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ग्रो करता है कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है सेल, और सेल वहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। तो ग्रोथ का काम तो G1 ही करता है। उसके बाद अभी क्या करने का काम है? रेप्लिकेशन। तो दोनों जो बच्चे हैं अभी S और G2, वो दोनों करेंगे रेप्लिकेशन। कैसे? तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन न्यूक्लियस से बाहर होता है, यानी साइटोप्लाज्म में, वेरास ये न्यूक्लियस में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कर जाता है, पर क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रह जाता है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये देखो, ये जो डीएनए है, 1 सेकेंड, अभी ये जो डीएनए था इतना, वो तो डबल हो गया, ऐसे डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा क्रोमोसोम नंबर सेम है या नहीं? तो यार ऐसे पता चलता है, इसे 2n कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम है, राइट। दिस इज अ 1 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 1 क्रोमोसोम है, तो ये भी 2n ही होगा। वेरास डीएनए कंटेंट को इससे तुम ये करते हो, ये भी 2n, ये भी 2 है, तो डीएनए कंटेंट 2c है, राइट। वेराइज यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4c हो गया है। फर्स्ट इट वॉज 2n 2c, देन इट वॉज 2n 4c। तो ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ना, वो हम लोग सेंट्रोमियर से देखते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है ना बीच में, उससे, यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है, तो ये 2n है। यहाँ पे भी एक ही है, तो ये भी 2n है। तो ऐसे याद करना रहता है आपको, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि हम लोग सेंट्रोमियर से 2n देखते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद G2 फेज़ आता है। अभी G2 फेज़ की हम बात करें तो G2 फेज़ में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और मैंने आपको बताया था ना, अभी जो भी बच्चा जिस उसमें रिप्लिकेशन ही होने वाला है। सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू होती ही रहती है दोनों में, G में, क्योंकि G का मतलब ही है ग्रोथ 1 एंड ग्रोथ 2, ठीक है। ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2, ऐसे आप याद रखो। सच में इनका तो गैप 1 और गैप 2 फेज़ है। आप याद रखो ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 फेज़, और एस फेज़ में सिंथेसिस फेज़, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ऐसे ट्रिक्स बनाओ एंड या इट्स डन। तो सेल ग्रोथ होती है और सिंथेसिस होने वाली है। बाकी ऑर्गेनेलीज की भी होती है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर प्रोटीन्स की दिया है एनसीईआरटी में। तो प्रोटीन्स की है, सारी चीज़ों की हो जाती है G2 तक। अब उसके बाद इनके बीच में आता है एक फेज़ जो कि होता है G0 फेज़। तो G0 फेज़ क्या होता है एक्चुअली? वेट आई विल शो यू। ये जो जहाँ पे
वन था और यहाँ पे माइटोसिस था, तो इसके बीच में ना एक G0 फेज़ होता है। जब माइटोसिस होती है और 2 डॉटर न्यूक्लिया बनती है तो इसके बीच एक G0 फेज़ होता है। तो एम फेज़ मतलब जो डिवीजन हो गया उसके बाद अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है थोड़े टाइम के लिए तो वो इस फेज़ में जाता है। तो हम पढ़ते हैं अभी इस फेज़ के बारे में। देखो, इट इज़ एन इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज यानी कि जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है या फिर वापस नहीं आ सकता सेल डिवीजन के लिए, वो आ सकता है। तो इनएक्टिव स्टेज है ये, और क्विसेंट स्टेज भी जैसे कहा जाता है, ठीक है। और सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज एंड टू एंटर द G0 फेज। तो ये क्यों बोल रहा है एग्जिट G1, ये डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहा है एम फेज को एग्जिट कर देते, G1 क्यों आ रहा है बीच में? बिकॉज जब 2 डॉटर न्यूक्लिया बनती है तो एक सेल से बनती है, उनको ग्रो करने का टाइम मिलना चाहिए ताकि वो एक नॉर्मल सेल की तरह एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो बनाए, अच्छी तरह रहे, हेल्दी बने। तो वो ग्रो करना चाहती है थोड़ा, जैसे न्यू बनती है, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ नहीं होते 1 साल तक वो ग्रो करते हैं अच्छे से। तो यही इसलिए वो G0 फेज़ के थ्रू जाती है और फिर उसके बाद वो क्विट कर देती है आगे डिवाइड करना, क्योंकि उसे नहीं डिवाइड करना रहता है। अभी जैसे प्लांट्स में रहता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स और प्राइमरी वगैरह, वैसे मैच्योर्ड सेल्स, तो वैसा ही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल्स तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं पर बट नो लॉन्गर पॉलिफरेट अनलेस सेट सो। पॉलिफरेशन तो होती नहीं है, पॉलिफरेशन मतलब डिविजन, पॉलिफरेशन यानी कि डिविजन नहीं होती है जो अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना है। जैसे कि हार्ट के सेल्स वो भी इसी G0 फेज़ में रहते हैं, अनटिल अनलेस हार्ट को कहाँ पे लग जाए या फिर आपका कुछ भी हो जाए हार्ट इशू, तो तभी ये सेल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट से बाहर आते हैं और मदद करने में और मदद करते हैं। तो एक्चुअली इसमें ट्रिकी क्वेश्चन आता है एक कि एग्जिट करते G0 फेज़, एग्जिट करते सेल साइकिल, हाँ एग्जिट करते सेल साइकिल, तो नहीं यार, एग्जिट वो G1 फेज़ को करते हैं, ये याद रखना, एग्जिट वो G1 फेज़ को करते हैं, दे एग्जिट द G1 फेज़, सेल साइकिल वगैरह को एग्जिट नहीं करते, ठीक है, एग्जिट द G1 फेज़। तो एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अभी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं ना उनके अंदर 2n वाले सेल्स में माइटोसिस होती है। एक्सेप्शन इसका है मेल हनी बी, क्योंकि मेल हनी बी जो रहती है वो n रहती है, आपको पता होगा। तो वो कैसे n से n बनाएंगी, राइट, n से n बना के वो फीमेल से जुड़ के 2n बन के फीमेल बनाएंगी, राइट। फिर फीमेल खुद ब खुद मेल बनाती है, यस। तो ये जो n से n बनाना है उसे भी माइटोसिस ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेम से सेम बन रहा है ना यार, इक्वेशनल डिवीजन ही हो रही है, तो माइटोसिस। बस एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वो 2n से 2n नहीं बन रहा है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं प्लांट्स पे। प्लांट शो माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो प्लांट्स में भी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में माइटोसिस होती है, राइट। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ये चीज़ें होती है, तो याद रखना। नाउ नेक्स्ट इफ़ वी सी, तो उसके बाद हम आते हैं, अभी हम लोगों ने फेजेस ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट कर दिया। नाउ वी विल गो टू एम फेज। ओके, तो अब हम आते हैं एम फेज पे। तो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, क्योंकि इतना छोटा होके भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, अटंग पटंग जल्दी जल्दी हो रही होती है, ठीक है। तो ये ड्रामेटिक पीरियड है। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रीचुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे सारों की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, सारे कंपोनेंट्स की, और ये ड्रामेटिक पीरियड रहता है। तो जो इंटरफेस था वो कौन सा पीरियड था? वो तो रेस्टिंग फेज था। अब यहाँ पे सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट इन प्रोजेनी सेल इज सेम, दिस वाज कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। इसका आउटकम और इसका स्टार्ट दोनों में पैरेंट और प्रोजेनी के
नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है तो ये इक्वेशनल डिवीजन रहता है, डीएनए कंटेंट भी सेम ही रहता है ऑफ कोर्स। दो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कार्योकाइनेसिस, बट द सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, दो हम लोगों ने तो डिवाइड तो कर लिया है इसको 4 स्टेजेस में, माइटोसिस को। माइटोसिस एक्चुअली 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन वगैरह होगा, न्यूक्लियस तो गायब भी हो जाता है, सारी चीज़ें गायब हो जाती है, और उसके बाद जब वो अपीयर कर जाती है टीलोफेज में वापस, तो साइटोकाइनेसिस जब होती है, साइटोकाइनेसिस यानी कि 2 अभी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म में कट। ठीक है, ये आपको समझेगा धीरे धीरे मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो यार आपको समझ ही रहा होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कार्योकाइनेसिस होती है, तो ये कार्योकाइनेसिस की 4 स्टेजेस है, कार्योकाइनेसिस की 4 स्टेजेस, और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस, और ये मिल के बनाता है माइटोसिस। डन। तो कार्योकाइनेसिस की स्टेजेस क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख लो, पी मैट करके, पी मैट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये है G1 S G2 कार्योकाइनेसिस, और ये साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज और मेटाफेज में भूल गई शायद, हाँ, और साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे G1 होने के बाद एक G0 स्टेज आती है, और यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी होते हैं, आई गेस मैंने आपको बताया नहीं होगा, यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं कहाँ पे, तो वेराइज, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो रहने दो। तो अब हम एक एक फेज़ के बारे में अच्छे से देखते हैं अभी। ठीक है, तो प्रोफेज जो होती है वो फर्स्ट फेज़ होती है, मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हो जाता है यहाँ पे, फिर सेंट्रोमियर बिगिंस टू मूव टू द अपोजिट पोल, और ये क्या फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे नहीं दिया है क्या, हाँ दिया, थैंक गॉड। तो ये फर्स्ट फेज़ है, पहली बात ये पहला फेज़ है। फिर ये मार्क्ड बाय इनिशिएशन, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोमल मटेरियल की, यानी कि क्रोमोसोम ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही नहीं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सिंथेसिस फेज में वो डुप्लीकेट हो गया है, तो अभी वो ऐसे ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे वो कंडेंस होके ऐसा फॉर्म कर लेता है अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोमल मटेरियल की। जो सेंट्रोसोम रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस हुए थे, सेंट्रोसोम कुछ ऐसे रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, ऐसे एस्टर्स फॉर्म करता है, एस्टर्स, और इन एस्टर्स से स्पिंडल फाइबर्स निकलती है जो क्रोमोसोम को पकड़ने में मदद करेंगी, दोनों साइड ये होता है। ठीक है, तो ये जो एस्टर्स इन लोगों ने फॉर्म करे हैं अभी, और ये स्पिंडल फाइबर, ये मिलके बनाता है एक माइटोटिक एपेरेटस, माइटोटिक एपेरेटस इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, देखो कंप्लीशन इसका प्रोफेज का कैसे मार्क किया गया है। तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स, ये हमने पता कर लिया। क्रोमोसोम सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। तो ये एक क्रोमैटिड था और ये 2 क्रोमैटिड था, इसने ये बनाया, तो 2 क्रोमैटिड्स अटैच टू 1 सेंट्रोमियर। डन एंड डस्टेड, राइट। यहाँ पे मैं कर लूँ, ये को अगर चाहिए तो यहाँ पे इसको ऐसे रख सकती हूँ। ठीक है, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मैंने आपको बता दिया था, जिनको कहते हैं क्या, एस्टर्स कहा जाता है, एस्टर्स कहा जाता है जिनको। डू नॉट शो गोल्जी बॉडीज, ER न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस अभी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन रहती है जिसमें न्यूक्लियस रहता है, ये DNA वगैरह था, ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है, बस सेल रहता है, और ये इसमें ऐसा ही सब कुछ पड़ा रहता है। तो सब एरिना अभी जो होता है वो सारा एरिना ये क्रोमोसोम्स ही ले लेता है, बाकी सब गायब हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें
गायब हो गई। और फिर ये मैंने आपको बताया, जो स्पिंडल फाइबर्स निकले और एस्टर्स निकले दोनों साइड के, वो मिलके एक माइटोटिक apparatus बना देते हैं। तो उसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, मेटाफेज पे। तो अबे हमें सिर्फ क्रोमोसोम दिख रहा है ऐसे बीच में, यहाँ पे एस्टर्स, यहाँ पे कहाँ पे भी एस्टर्स, सेंट्रोमियर, और यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, कहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह पे क्रोमोसोम। अब मेटाफेज में क्या हो जाता है, ये जो एस्टर्स होते हैं ना, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच कर जाते हैं और ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ऐसी पूरी लाइन बनती है। कितनी लाइंस बनती है, तो यार हमारे इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n, राइट, 46 होता है, राइट, जिसमें से 2 तो ये होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं और 22 + n होते हैं। क्यों 22 + n होता है, वो ऐसे, क्योंकि ये तो माइटोसिस नहीं जाते, मियोसिस जाते हैं गैमीट साइज के लिए, ये सारे माइटोसिस जाते हैं। तो ये जितने भी ये 22 ऐसे लाइन कर जाते हैं। टोटल ये तो कितने हैं, 44, ऐसे 44 के 44 ऐसे लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है, हम तो इतने कम इमेजिन करें, बट ऐसा ही होता है एक्चुअल में, तो ऐसा ही होता है, बड़े चुन्नों से होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, कंप्लीट डिवीजन इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप्स मार्क इट्स स्टार्टिंग। जब सारा कुछ गायब हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह, तो मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। मोर्फोलॉजी ऑफ, हाँ, स्टडी जब करना है अगर क्रोमोसोम्स को, मोर्फोलॉजी आपको इनकी बाहरी स्ट्रक्चर वगैरह, तो यही स्टेज स्टडी के लिए बेस्ट होता है मेटाफेज, क्योंकि सारे मिरर में आप देखते हो ना, सॉरी माइक्रोस्कोप में, तो सारे आपको एक लाइन में नज़र आएंगे। हम लोगों ने देखा है हमारे प्रैक्टिकल्स में इसके लिए। तो कंप्लीशन इसका कैसे मार्क्ड होता है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं काइनेटोकोर्स को। तो आपको पता होगा काइनेटोकोर्स क्या होता है, नहीं पता होगा तो अगर ये है एक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर है उसका, राइट, तो सेंट्रोमियर के ऊपर ऐसे 2 पार्ट्स रहते हैं, यहाँ पे जो काइनेटोकोर्स कहा जाता है उनको। तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाता है ऐसे ऐसे सेंट्रियोल्स के फॉर्म में। यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, मैं दिखा नहीं रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हो गई ना अभी, और ये सारे एक लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर बोलना चाहिए था इनको, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा बोलना चाहिए था, ठीक है। जो भी है काइनेटोकोर्स से अटैच कर जाते हैं। ये PYQ बहुत बार आया गया है। तो क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट। हाँ, जो अलाइनेशन होती है इनकी, जो ये अभी अलाइन हो गए, तो इसे मेटाफेज प्लेट का नाम कहा जाता है। और ये सेल का इक्वेटर भी है, तो इस इक्वेटर पे वो अलाइन हो गए सारे क्रोमोसोम्स अभी थ्रू किसकी मदद से, स्पिंडल फाइबर्स, दोनों पोल्स के स्पिंडल फाइबर्स की मदद से ऐसे अलाइन हो जाते हैं। ऊपर के काइनेटोकोर को ये ऊपर वाला पकड़ता है, नीचे के काइनेटोकोर को ये नीचे वाला पकड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में दोनों सेपरेट हो जाता है, दोनों का डिवीजन हो जाता है। यानी कि मैं बोलना चाहती हूँ ये कि ये जो है अभी यहाँ से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि ये वाला सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर जो है, जो इसको खींच लेगा अभी, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, और ऊपर वाला इसको खींच लेगा अभी इस तरफ। तो मैं बनाती हूँ आपको कैसे, देखो यहाँ पे वो सेंट्रियोल था, ठीक है, ये इसको इसने अभी खींच लिया तो ये ऐसा कुछ बना, और इसको ये खींच लेगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, राइट। तो ऐसा क्यों बन रहा है, ये ऐसे ही क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसकी भी बात करी गई है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स की तरह जाते हैं यार, इनका वजन होगा, ये नीचे ही झूलते होंगे, तो वैसा का वैसे याद कर लो आप, ऐसे ही दिखेगा आपको एनाफेज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे एनाफेज पे। तो ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट इनटू टू डॉटर क्रोमैटिड्स। तो 2 क्रोमैटिड्स बननी, हम लोगों ने देखा ऐसी झूलती हुई जा रही थी 2 क्रोमैटिड्स। तो ये एक और ये दो क्रोमैटिड्स झूलती हुई जा रही थी सेंट्रोमियर के
स्प्लिट होने पे नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम। अभी इनको डॉटर क्रोमोसोम बोलने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोमैटिड्स नहीं रही है अभी, ये कि क्रोमोसोम सेपरेट क्रोमोसोम हो चुकी है, राइट। तो आप ये याद रख लो, टू क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज daughter chromosomes. So daughter chromosomes move towards the poles. Centromere is leading edge while arms trail behind. तो centromere लीड करता है, आर्म्स तो बिहाइंड ट्रेल कर ली रहती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। राइट, उसके बाद कंप्लीशन इज मार्क्ड बाय, इसका कंप्लीशन मार्क किससे किया जाता है? तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट कर जाते हैं, मूव टू द ऑपोजिट पोल। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर गया, क्रोमैटिड सेपरेट हो गई और मूव करने लगी और अपना एक खुद का एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उन्होंने बना लिया इस दुनिया में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो कि है टीलोफेज। तो टीलोफेज फाइनल फेज होती है जब क्रोमोसोम जो पोल्स पे पहुंच गए हैं वो डिकंडेंस कर जाते हैं और लूज देयर इंडिविजुअली। अभी जो ऐसे ट्रेल करे थे वो पूरे ऐसे ही भी हो गए होंगे और वो उनकी आइडेंटिटी लूज कर जाता है, यानी कि वापस से डिकंडेंस होके ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, कैसा फॉर्मेशन कर लेता है? ऐसा फॉर्मेशन वापस से हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे गई मैं अभी? लूज कर देते हैं उनकी इंडिविजुअलिटी। और इसका कंप्लीशन कैसे मार्क्ड है? तो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स एंड आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। क्यों आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है? क्योंकि एक तो वो अपोजिट पोल पे बच गए, यहाँ पे एक अलग दुनिया बन गई, अभी यहाँ पे भी अलग एक दुनिया बन गई है। क्यों बन गई है अलग दुनिया? क्योंकि सारी चीज़ें अभी न्यूक्लियोलस, सारे ऑर्गेनेली, सारे कुछ वापस आ जाते हैं, सारे कुछ डुप्लीकेट होके वापस आ जाते हैं। यहाँ पे भी 2 बनता है और यहाँ पे भी 2 बन जाता है सब कुछ। ठीक है, और ये होता है सेल एक। ठीक है, अब होने वाला होता है साइटोकिनेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। सारे दोनों क्रोमोसोम की तरफ न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER रिफॉर्म हो जाता है दोनों इसमें ये सारी चीज़ें रिफॉर्म हो जाती है। तो ये हमें बताता है कि टीलोफेज आ गया है। टीलोफेज क्या कर गया है? आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। एक क्वेश्चन है PYQ में, वो क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्या होता है? यानी कि क्रोमोसोम क्लस्टर कर जाते हैं, डिस्क्रीट हो जाता है पहले एलिमेंट्स की तरह, या फिर पहले न्यूक्लियोलस कॉल जाता है। तो यार पहले ये डिस्क्रीट हो जाएंगे, उसके बाद सेल को इंडिकेशन मिलेगी, फिर न्यूक्लियर एनवेलप आएगी, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रिफॉर्म होंगी। ठीक है, तो ये ऐसा सीक्वेंस में ये पूछा बहुत पहले गया है, बट स्टिल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हु नोज़। मैं जस्ट बता रही थी आप सबको। हाँ, तो अभी देखो अभी क्या बन गया। अभी ये ऐसा बना था टीलोफेज में, राइट। ये टीलोफेज में बन गया। हम लोगों ने स्टार्ट किससे करी थी? रेप्लिकेशन करने से पहले इससे ही करी थी, रेप्लिकेट होके वो ऐसा बना था, राइट। तो अभी हम लोगों ने वापस वो गेन कर लिया, तो इसे क्या नाम दे दिया? 2N2C दे दिया नाम, राइट। तो हमें क्या मिल गया? 2N2C। और सिंथेसिस फेज में हमें क्या मिल रहा था? सिंथेसिस फेज में आई राइट देयर 2NTC से हमें मिला था 2N4C, राइट। तो यही चीज़ें होती है। अभी ये हम लोगों का हो गया। अब हम आएंगे साइटोकिनेसिस पे। तो साइटोकिनेसिस भी एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अभी 2 बन तो गए अलग अलग दुनिया, अब इनको डिवाइड भी कर लो और 2 डॉटर सेल्स बना भी दो। 2 डॉटर क्रोमोसोम्स तो बन गई है अंदर। कहाँ पे बन जाती है? एनाफेज में ही बन जाती है वो।
अब हम आएंगे सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म में। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग होता है। तो प्लांट सेल हार्ड नहीं होता क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है, वेराज एनिमल सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एनिमल सेल हार्ड नहीं होता, प्लांट सेल तो हार्ड होता है क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है। तो इनमें क्या होता है, और एनिमल सेल्स में इनमें ऐसी फरो बनती है, मतलब अंदर से ऐसी, यार मैं कैसे समझाऊँ, ऐसे ऐसे सेल पिचकता जाता है, ऐसे हो जाएगा थोड़ी टाइम बाद, और यहाँ से दो बन जाएंगे, टूट जाएंगे। जीवन फेज में जाके वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो गेन कर लेंगे वो, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में बीच से ऐसे डिवीजन चालू हो जाता है, ऐसे ऐसे, और वो इधर तक पहुंचता है, ऐसे ही करके ये अलग सेल बन जाता है और ये अलग सेल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब हम पढ़ते हैं इसको। तो साइटोकिनेसिस, सेपरेशन और साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल बाय सेल फरो, तो सेल फरो बनती है। फरो अपीयर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो आ जाती है। फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंट्स इन सेंटर, डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म इनटू टू। फरो डीप होती जाती है, डीप होती जाती है। अब इसमें आता है प्लांट सेल बाय सेल प्लेट, सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होती है। दिस डिफरेंट मेथड इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। सेल वॉल एक्सटेंसिबल नहीं होती, यानी कि पिचक नहीं सकती, ठीक है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन सेंटर ऑफ अ सेल एंड ग्रोज, एक सेकेंड, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन सेंटर ऑफ सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन्स विद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड अ सेल प्लेट विच रिप्रेजेंट्स मिडल लैमेला। तो ये जो सेल प्लेट होती है, मतलब वो जो स्टार्ट हो रहा है बीच से, तो वो बीच से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो वो पहले सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर देता है, फिर वो मिडल लैमेला बनाता है। अब ये मिडल लैमेला क्या होता है, तो देखो यहाँ से सेल प्लेट की फॉर्मेशन हुई, सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड एज द सेल प्लेट विच रिप्रेजेंट्स मिडल लैमेला। आफ्टरवर्ड्स दो सेल बन गए, दो सेल को चिपकाने वाला मटेरियल इज मिडल लैमेला। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा, तो मिडल लैमेला आपको पता होगा कैल्शियम पैक्टेट से बना रहता है और ये दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इन सम ऑर्गेनिजम्स कार्योकिनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस लीडिंग टू मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। एग्जाम्पल साइनेक्शियम, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो क्या होता है, जो वाइट पार्ट होता है उसमें तो हो चुकी होती है, वैसे जो पानी रहता है उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स रहते हैं बिना साइटोकिनेसिस के, यानी कि डॉटर सेल्स नहीं बनी रहती है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो वो वाइटिश पार्ट रहता है ना, उसकी बात चल रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। और इस कंडीशन को क्या बोला गया है, सेनेक्शियम। मतलब कार्योकिनेसिस तो हो गई है पर साइटोकिनेसिस नहीं हो रही है, ठीक है। इसे कहा जाता है सेनेक्शियम। और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, क्योंकि 2 and 4C के स्टेज में ही है ओवरऑल न्यूक्लियस, तो अभी 2 and 2C है, 2 and 2C है, पर 2 न्यूक्लियस है यहाँ पर, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस। तो मल्टी न्यूक्लियस कितने सेल होंगे, तो सारे में 2, तो मल्टी न्यूक्लियस पूरे वो वाइट एंडोस्पर्म में कितने सारे न्यूक्लियस होंगे ना। तो ये मैं आपको स्टेजेस दिखाना चाहूँगी। ये अर्ली प्रोफेज है जहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हुई है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गई है और न्यूक्लियर एनवलप्स जाना चालू हो गई है। यहाँ पे मेटाफेज है जहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी कि इसमें स्पिंडल वेब जुड़ गया है और यहाँ पे मेटाफेज हो गई है, माइटोफेजिक प्लेट आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एनाफेज में, क्रोमोसोम्स खिंच गए हैं और ये डॉटर क्रोमोसोम्स कहला सकते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद टीलोफेज में अलग दुनिया बन जाती है, दोनों अलग इसमें, और सेल ऐसा फ्यूरो डिपेंड होनी चालू हो जाती है, सारा कुछ वापस आ गया है। उसके बाद इंटरफेज
अगेन इंटरफेस आता है क्योंकि जीवन चालू हो जाता है। एक इंडिविजुअल सेल बन गया है, 2 डॉटर इंडिविजुअल सेल्स, और अभी एक जीवन में मतलब ग्रोथ करना चालू कर गया है। अभी G0 में भी जा सकते हैं या फिर फर्दर सेल डिवीजन भी कर सकते हैं। तुरंत ही करते हैं, उतना टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस ज़रूरी क्यों है, तो ये आपको चीज़ें पता ही होंगी मोस्टली। तो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रिस्टोर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये मैंने आपको अब बता दिया कि जीवन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रो कैसे करेगा, 2n से 2n, इतने छोटे से हम लोग इतने बड़े कैसे हुए हैं, तो यार माइटोसिस की मदद से ही हुए हैं हम लोग इतने बड़े। 2n से 2n 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 बनता गया, अभी भी बन रहा है और हम बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेल रिपेयर के लिए अगर कहाँ पे तक अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस हमें खरोच आ गई कहाँ पे वगैरह, तो ये सेल रिपेयर किससे होता है, माइटोसिस की मदद से होता है। लाइनिंग ऑफ गट की जो लाइनिंग है हमारी वो, फिर ब्लड सेल्स को रिप्लेस होना होता है कंटिन्यूसली, RBC का फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। तो जब ये फॉर्म हो जाता है ना डॉटर न्यूक्लियर, तो वो अपने आप को मॉडिफाई भी कर लेते हैं और फंक्शंस भी उनके जैसे ला लेते हैं। जैसे कि उसे RBC बनना है अभी, तो वो RBC से RBC डिवाइड होकर 2 RBC बनाएंगे, राइट। तो उसके फंक्शंस भी RBC के जैसे होंगे थोड़े। तो ये चीज़ें रहती है। और फिर RBC डिग्रेड हो जाती है स्प्लीन में, आपको ये पता होगा चीज़ें, राइट। तो इसके बाद हम आएंगे अभी मायोसिस में। तो मायोसिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जो कि रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ से। अगर 2n है तो वो n बना देता है। ठीक है, तो इंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि इससे ही बेबी फर्दर पैदा हो सकता है। अगर ये नहीं है तो 2n से अगर 2n आ गया एक बच्चे में तो वो तो 4n हो जाएगा, फिर वापस 4n आएगा किसी बच्चे का तो वो 8n हो जाएगा, ऐसे वो आगे करता जाएगा। ये नेचर के खिलाफ है, तो ऑफकोर्स इसलिए वो रिडक्शन करता है उसकी। तो की फीचर्स क्या है, तो मियोसिस 2 इन्वॉल्व सीक्वेशनल साइकिल ऑफ nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। तो 2 साइकिल्स होती है इसमें सेल डिवीजन की, एक होता है meiosis 1 और meiosis 2। meiosis 1 में क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होती है। meiosis 2 में क्या होता है, meiosis 2 में सेम n से n ही बनता है ताकि हमें ज़्यादा आउटकम मिले उससे। ठीक है, एक इससे हमें 4 मिल जाते हैं, एक इससे हमें 4 n मिल जाते हैं। 2 2n मिलते थे ना, तो 2n के nn हो गए और इस 2n के भी nn हो गए। ऐसा होता है, यहाँ पे 2n मिल जाते हैं और यहाँ पे 2n, ये 2n मिलके nn बनाता है और ये 2n मिलके nn बनाता है। तो ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसा होता है। पर DNA रेप्लिकेशन एक ही बार होती है, क्योंकि और एक बार DNA रेप्लिकेशन हो गई तो 2n 4C हो जाएगा और उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। 2n 4C 2n ही बनाता है, हम लोगों ने ऊपर देखा। हमें 2n 2C बना के उसका डुप्लीकेट करना है, उसमें माइटोसिस करनी रहती है। ठीक है, तो हम अब हैप्लॉइड में माइटोसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मायोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंट क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड एट S फेज। तो मायोसिस 1 कैसी होती है, S फेज के रेप्लिकेशन के बाद, मतलब ऐसे रेप्लिकेट हो गया है अभी DNA, तो उसके बाद मायोसिस 1 स्टार्ट होगी। मायोसिस 1 में भी वही स्टेज रहता है, PMAT 1, और मायोसिस 2 में PMAT 2 स्टेजेस रहती है। मायोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इससे एक PYQ भी आया है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में रिकॉम्बिनेशन होती है, वेरएज वो तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैं आपको बताती हूँ आगे। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड एट एंड ऑफ मायोसिस 2, ये मैंने आपको बता दिया कि 4 n बनते हैं मायोसिस 2 के एंड में, आउटकम वही होता है। अब ये मायोसिस 1 और मायोसिस 2 PMAT 1 और PMAT 2 में डिवाइडेड है। मायोसिस टेक्स प्लेस इन मायोसाइट, मायोसिस टेक्स प्लेस इन मायोसाइट। क्या है ये जानने की ज़रूरत नहीं, ये आएगा नहीं। ठीक है, अब हम आएंगे प्रोफेज 1 पे। ऐसे लाइन में जाएंगे, ये सेम है माइटोसिस की तरह, ये अलग है। ये सेम नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम रहते हैं यहाँ पे, बाइवेलेंट यानी कि 2 सेंट्रोमियर। हम देख रहे थे मायोसिस में
एक ही सेंट्रोमियर ऐसे जुड़ता है, राइट, ऐसे 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 मेटाफेज में ऐसे लाइन बनाता है। वहराज इसमें ना और एक ऊपर लाइन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्मेशन, ये मम्मा से आता है और ये पापा से आता है, तो ये ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है, तो यही होता है एक होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये एक दूसरे के एक सेंट्रोमेयर से जुड़ी है, तो ये है सिस्टर क्रोमैटिड। वेराज ये दूसरा क्रोमोसोम है, दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के, मम्मी से आया पापा से आया। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि एक इस पे सेम जीन्स होंगी, मम्मी के भी पापा के। हेयर की है तो यहाँ पे भी हेयर की होंगी। अलील्स डिफरेंट होंगी। अलील्स यानी कि जीन्स की कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट्स होती है। अलील्स यानी कि अगर हेयर का जीन है तो हेयर कौन से कलर के है, तो ब्लू, ब्राउन ऐसे आ सकता है। वेराज मम्मा का क्या आ सकता है, ब्राउन, गोल्डन, ऐसे हेयर से हो सकते हैं। तो अलील्स डिफरेंट होती है पर जीन एक ही प्लेस पे होती है हेयर की, तो ये रिकॉम्बिनेट करती है, यानी कि मम्मा का पापा को जा सकता है, क्योंकि इससे एक आउटकम बनने वाला है। ये आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो ये लेसन, पर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको समझ आया होगा। एंड आई होप मैंने आपको मोर डीपन में भी बता दिया अभी। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रही थी एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है। इसको यहाँ का पकड़ता है स्पिंडल फाइबर और इसको यहाँ का, ऐसी ही लाइन बनती है। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, सिर्फ सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़े रहते हैं। सुनो, ऐसे 6, ऐसे आप देख लो 8 टोटल जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्रोफेज 1 की तरफ। तो प्रोफेज 1 जो रहती है ये थोड़ी सी अटपटांग रहती है, क्योंकि इसमें ही होने वाला होता है वेरिएशन का मेन चर्चा। तो वेरिएशन यानी क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, तो प्रोफेज 1 टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस की प्रोफेज से अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो तो यार मत करो मतलब ये बहुत लॉन्गर है उससे। ठीक है, तो इसके रहते हैं स्टेजेस, जो कि है एल ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसको याद करने का तरीका है, लता जरा पानी दे दो, या फिर लेडी जोया पिग डिड डांस। ठीक है, लेडीज जोया पिग डिड डांस, मैं तो इससे याद रखती हूँ। ठीक है, उसके बाद लेप्टोटीन आता है। लेप्टोटीन में लिपट जाते हैं क्रोमोसोम्स, लिपट जाते हैं यानी कि एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं क्रोमोसोम्स, और कॉम्पैक्शन इनकी चालू हो जाती है, यानी कि कंडेंसेशन चालू हो जाती है। ये तो स्टेज सिमिलर है माइटोसिस के जैसी, राइट, माइटोसिस के जैसी ये स्टेज सिमिलर है। वेयर एज कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस, तो क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जाइगोटीन में आएंगे हम लोग। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोट कैसे बनता है मम्मी और पापा के गैमीट से, वैसे ही यहाँ पे भी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, 2 आ जाते हैं साथ में। तो ऐसे याद रखना है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है पर 2 गैमीट्स टाइप थिंग से। ठीक है, 2 क्रोमोसोम से एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है, यानी कि ऐसे जुड़ता है ये, और इसके ऊपर और एक ऐसे जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये पैर होगी इनकी, ऐसे आप इमेजिन करोगे ऐसे, तो ये कैसे आएगा और ये एक ऐसे आएगा, और ये होमोलोगस ऐसे पैर हो गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से पैर हो गए। तो सिनैप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक साइनेप्सिस कहा जाता है इसको, या फिर टेट्राड कहा जाता है इसको। टेट्राड क्यों कहा जाता है, क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स है, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स जुड़ी है, तो टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 सेंट्रोमियर जुड़े, तो बाइवेलेंट। ठीक है, और ये एक होता है साइनैप्स, एक साइनैप्स, और ये मिलके बनाता है एक साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे पैर हो जाते हैं एक दूसरे से, राइट, और ये बनाता है साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे ही पैर हो जाते हैं, मतलब जो 46 के 46 ऐसे पैर हो जाते हैं, ये बनाते हैं साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं।
ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंस और टेट्राड। तो ये साइनैप्सिस जो बना है वो साइनैप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये साइनैप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स का नाम है बाइवेलेंट और टेट्राड। ये याद रखना, साइनैप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स यानी कि बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। उसके बाद हम आते हैं पैकेटिंग स्टेज में। पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है? पैकेटिंग स्टेज में एक तो यहाँ पे वो जो साइनैप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स है, जो टेट्राड्स है, वो क्लियरली विजिबल होती है। 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड आर क्लियरली विजिबल हो जाती है। बाइवेलेंट आर मोर क्लियरली विजिबल, लॉन्ग लिव्ड कंपेयर्ड टू बोथ अबाउट स्टेजेस। ये इंपॉर्टेंट है। ये अब दोनों स्टेजेस से सबसे ज़्यादा दिखने वाली स्टेज होती है पैकाइटिन की स्टेज। पैकाइटिन में क्या होता है? पैकिंग होती है। अब ये कैसे याद रखोगे तुम लोग? पैकाइटिन में एक दूसरे से रिकॉम्बिनेट कर जाते दोनों। मैं आपको बताती हूँ, ये एक था और ये एक था। अब ये एक और ये एक ऐसे रिकम्बाइन कर जाएगा, मतलब इसका पार्ट ये ले लेगा और इसका पार्ट ये लेगा। किसी भी पार्ट में हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे भी हो सकता है। क्यों यहाँ पे भी हो सकता है? तो इसके ऊपर ही रहता है ना ये, तो ये इससे भी कर सकता है, ठीक है, इससे भी कर सकता है, इससे भी, किससे भी। रैंडम होता है ये वेरिएशन, इसलिए सिबलिंग सेम नहीं दिखते। अब मम्मी पापा के जीन ने एक बार यहाँ पे कर लिया, ठीक है, तो अगर दूसरा सिबलिंग हो रहा है तो वो यहाँ पे कर लेगा रिकॉम्बिनेट इससे। ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेरिएशन किसी भी चीज़ में आती है। नो आर दे आर नॉट आइडेंटिकल अनटिल अनलेस दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मैं आपको बाद में बताऊंगी, या फिर आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट साइट विच एट द साइट वेयर विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ये इसने क्रॉस ओवर कर लिया और इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर कर लिया, इसने यहाँ पे भी क्रॉस ओवर कर लिया और यहाँ पे भी क्रॉस ओवर कर लिया, ठीक है। तो आपको ये समझ गया होगा अभी तक तो, आई गेस, राइट। तो ये होती है क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकाइटिन लीविंग क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ की साइट्स लिंक्ड रहती है, ऐसे एक दूसरे से लिंक्ड रहती है। मुझे ना इसे नहीं करना चाहिए था ऐसा, एक्चुअली आई शुड हैव डन दिस। जहाँ पे अभी ये हुआ है ना, ये साइट्स ऐसी लिंक्ड रहती है एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर ही है, ये इमेजिन करो, एक दूसरे के ऐसे ऊपर ही है ऑलरेडी। तो ये लिंक्ड रहेंगी यहाँ पे, यहाँ से ये लिंक्ड रहेगा, यहाँ से ये लिंक्ड रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिंक्ड रहती है एक दूसरे से, यहाँ से जहाँ से भी है वो लिंक्ड रहती है, ठीक है। लीविंग क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो ये रिकॉम्बिनेशन में कौन मदद करता है? तो ये रिकॉम्बिनेज करके एंजाइम होता है जो एक्टिवेट करता है रिकॉम्बिनेशन को। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनमें मैंने आपको बता दिया है का जीन अगर एक्सचेंज हुआ है तो ऐसे मम्मी पापा का एक्सचेंज हो जाता है और वेरिएशन आ जाती है बच्चे में। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इनमें रिकॉम्बिनेशन हो रही है। पर अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो हाँ ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो कि होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? चियाज मेटा बनता है, यानी कि सिर्फ सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। मैंने आपको बताया था मेटाफेज में भी कि सिर्फ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब, सिर्फ सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं ये मेटाफेज स्टार्ट करने से पहले, सिर्फ ऐसे सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं ये, ठीक है, ऐसे। तो यही इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक
एक्स शेप स्ट्रक्चर कियाज्मेटा का नाम दिया जाता है इसको। तो बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स। तो डिसोल्यूशन साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स की हो जाती है। साइनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स जाइकोटीन में बन रहा था, अच्छे से कहाँ दिख रहा था, पैक्टीन में। और डिप्लोटीन में क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। फिर क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग over which are extant structure called chiasmata. In oocyte of some vertebrates, diplotin can last for months or years. तो डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, मंथ्स या फिर ईयर्स के लिए डिप्लोटीन लास्ट कर सकता है। किस में, तो oocytes में। oocytes यानी कि हमारे में भी गर्ल्स में जो रहता है प्यूबर्टी तक ओवम यानी कि एग फॉर्मेशन नहीं होती है, वेरएस बाकी मेल्स में जो रहता है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है, अरेस्ट हो जाता है ना स्टेज में। तो वो डिप्लोटीन स्टेज रहती है जिसमें अरेस्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स जब तक प्यूबर्टी नहीं हिट कर जाती और आगे डिवीजन नहीं हो जाती। उसके बाद आता है डायाकिनेसिस स्टेज। तो डायाकिनेसिस स्टेज वो स्टेज है, फाइनल स्टेज है प्रोफेज का, जहाँ पे सब गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है और कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब टर्मिनल्स पर ऐसे चले जाते हैं, वो फुल्ली कंडेंस भी हो जाता है। और इट इज़ ट्रांजिशन टू न्यूक्लियर एनवेलप विपरी पे गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस वगैरह भी डिसअपीयर हो जाता है। और ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, मतलब मेटाफेज 1 अभी चालू होगी। अभी बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन गया, मैंने आपको बता दिया बाइवेलेंट मतलब क्या होता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो बन गया वो अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म हो जाता है ऑपोजिट पोल्स पे, वो हमें पता है, वो प्रोफेज में ही हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर अटैच की मदद से अटैच कर जाता है काइनेटोकोर को होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो सेम हो रहा है, बस एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, मतलब एक के ऊपर एक है, ऐसे होमोलोगस है इसके लिए, और वो सेंट्रोमियर से ही जुड़ा है सर। उसके बाद हम आते हैं एनाफेज पे, दोनों ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है ऐसे। तो अभी ये 2n 2c है, ये भी 2n 4c और ये भी 2n 4c है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर्स से एसोसिएटेड रहती है वो। उसके बाद आता है टीलोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकिनेसिस फॉलोज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। यहाँ पे साइटोकिनेसिस को डायड ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, बस ऐसे ही नाम दिया गया है क्योंकि 2n 4c है ना, तो डायड ऑफ सेल्स ऐसे गुच्छा ऑफ सेल्स, बहुत सारे बल्क में मैटर बन गया होगा वो, इसके लिए। तो स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज इंटरफेस, ये हमें पता है, पर अगर माइटोटिक डिवीजन है तो इसके बीच के स्टेज को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। क्यों इंटरकाइनेसिस कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही, तो इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। हम कहते थे इंटरफेस, यानी कि इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड फर्दर अगेन माइटोसिस होगी, पर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन नॉट हैपनिंग, शॉर्ट लिव्ड, नो डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय प्रोफेज 2, सिंपलर देन प्रोफेज 1। अभी ये सेम होने वाला है प्रोफेज के जैसा माइटोसिस में होता था ना, वैसे होने वाला है सब कुछ सेम। अब देखो, अब है प्रोफेज 2, इनिशिएटेड आफ्टर साइटोकिनेसिस। डायड ऑफ सेल्स के बाद ये चालू हो जाता है, ग्रोथ थोड़ी सी होती है और फिर ये चालू हो जाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन तो होनी नहीं है अभी, पर बाकी ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, इनिशिएटेड आफ्टर साइटोकिनेसिस के बाद होता है, फिर अगेन वही होता है, ये सेम माइटोसिस के जैसा है, रिसेंबल टू नॉर्मल माइटोसिस प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, फिर जो गोल्जी वगैरह सारे ऑर्गेनलीज होती है वो भी डिसअपीयर हो जाती है। मेटाफेज 2 पे आते हैं तो क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, 2n 4c रहते हैं क्रोमोसोम्स, वो ऐसे अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे, ये क्या हो गया, हाँ, अलाइन कर जाते हैं ऐसे इक्वेटर पे। अगेन एनाफेज में स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर,
Microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of the sister chromatids. Sister chromatids को kinetochore को attach कर लेते हैं spindle fiber के through. फिर begins with simultaneous anaphase 2 begins with simultaneous splitting of centromere of each chromosome, allowing them to move towards the opposite poles by shortening of microtubules attached to the kinetochore. अभी shortening of microtubules हो जाती है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, तो ये अभी स्प्लिट करने वाला है ऐसे ऐसे, ये ऊपर जाने वाला है और ये यहाँ पे ऐसे नीचे जाने वाला है, राइट। तो ये जाने वाला है, तो बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ तक कितनी बड़ी थी, अभी शॉर्ट होती जा रही है और ये आर्म्स इनकी हैंगिंग होती जा रही है और सेंट्रोमियर लीड करते जा रहा है इनको भी, ठीक है। तो ये आई एम डन विद दिस, स्प्लिटिंग हो गई है सेंट्रोमियर की और ये अभी क्या हो गया है, दो अलग दुनिया बन जाएंगी टीलोफेज में। मियोसिस एंड्स विद इट, मियोसिस 2 एंड्स विद इट और मियोसिस का पूरा प्रोसेस भी एंड हो जाएगा अभी। two groups of chromosomes again get enclosed by envelope, by nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप अगेन वापस आ जाती है, साइटोकिनेसिस फॉलोज, सारे ऑर्गेनेलीज भी आ जाते हैं वापस, साइटोकिनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, इनकी 4 डॉटर सेल्स आ जाती है। मैं बताती हूँ आपको कैसे 4 डॉटर सेल्स आ गई, अभी देखते हैं हम लोग, आ जाओ। एक सेकेंड, आई हैव टू शो यू समथिंग। कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पे ऐसा बना था, राइट, पर एक इसमें ऐसे थे 2, राइट। यहाँ पे भी सेम है, 2N 2C बन रहा है और यहाँ पे भी 2N 2C ही बन रहा है। कहाँ गया यार, यहाँ पर भी वैसे ही बन रहा है, पर यहाँ पर 4 सेल्स बन जाती है और चारों की चारों N रहती है, N N N N क्यों रहती है, ये देखो, ये 2N 4C है और ये 2N 2C है, समझ रहे हो आप, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 में यहाँ पे 4 बनते हैं, वहाँ पे 2 ही बन रहे थे सिर्फ माइटोसिस में, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस पे डायग्राम्स में, डायग्राम्स को देखते हैं हम लोग। तो आपको ये समझ आ गया ना, साइटोकिनेसिस हो जाएगी इसमें भी, मैं बताती हूँ आपको डायग्राम से। हाँ तो अब चल और देखते हैं हम लोग प्रोफेज 1। तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन गया और क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी है, यहाँ पे डार्क रेड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। फिर मेटाफेज अलाइन कर गया है ऐसे, यहाँ पे सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है, दिखाया नहीं है बट है, सेंट्रोमेयर से अटैच्ड रहता है ऐसे, फिर खिंच जाते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर दोनों अलग अलग साइटोकिनेसिस होके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सेपरेट इसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, देखो रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, वैसे के वैसा है, ठीक है, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। मेटाफेज प्लेट पे भी बाइवेलेंट नहीं है ये, ठीक है। अभी मेटाफेज प्लेट पे ऐसे लाइन हो रहा है और यहाँ से इससे 2, मतलब टोटल इससे 2 बनेंगे और इससे 2 बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 बन गए, ठीक है। तो ये टीलोफेज 2 कंप्लीट हो गई। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस, यानी कि मायोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड, क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बोल रहा है एक स्पेसिफिक नंबर जो होता है ना क्रोमोसोम का, जो कि होता है N गैमीट्स में, वो अचीव हो जाता है मेयोसिस की वजह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनमें, यानी कि जिनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें मियोसिस होती है इन शॉर्ट, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस से ही होती है। फिर रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, क्रोमोसोम नंबर को आधा करता है ताकि मम्मी से फिर N आए, फिर पापा से N आए, NN आके 2N बन जाए, 2N बन जाए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजेस
जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। क्यों जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है ना, अभी पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, और साइनोप्टेल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम जो बने थे जाइगोटीन में और दिख रहे थे अच्छे से पैकेटीन में, उनकी क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेज की मदद से हो चुकी है, और साइनोप्टेल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में हो चुका है। कियासमेटा की फॉर्मेशन की है वो लोगों ने, मतलब अलग अलग बन गए हैं अभी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पहले जैसे नहीं रहे हैं अभी, इसलिए वो फर्दर आएगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाएगी। कैसे? तो देखो इसमें रिकॉम्बिनेशन हुई थी, ये रिकॉम्बिनेशन वाला है, देखो रेड और यहाँ पे इतना छोटा ग्रीन, यहाँ पे भी ब्लू और इतना छोटा यहाँ पे डार्क ब्लू दिख रहा है, देख सकते हो आप। तो ये अलग अलग बनाएगा अभी क्रोमोसोम्स। देखो यहाँ पे कितना वेरिएबिलिटी दिख गई है, यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू डार्क है। तो ये जो बच्चा होगा इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखेगी, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आएंगे। ऐसे सब क्रोमोसोम के साथ होता है, यहाँ पे भी हुआ है देखो। तो ऐसा होगा, तो इसकी वजह से वेरिएबिलिटी आएगी। अभी फॉर्मूलाज यूज्ड, अभी इस लेसन में फॉर्मूला की मदद होती है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ n सेल्स। मतलब कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे अगर तुम्हें इतना सेल्स बनाने हैं, तो n-1 कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें 50 माइटोटिक सेल्स बनाने हैं, 50 बनाने हैं, तो 50-1 कर दो, ठीक है। तो इतने तुम्हें माइटोटिक डिविजन्स लगेंगे इतने सेल्स बनाने के लिए। क्यों 50-1 यार? क्योंकि एक सेल से जो मेन सेल से बना था वो वाला सेल तो तुम पकड़ोगे नहीं, बाकी सारे सेल पकड़ोगे। उतनी तुम लोगों ने करी है माइटोसिस, उतनी तुम लोगों ने करी है माइटोसिस, तो इसलिए n-1 उतनी बार तुमने माइटोसिस करी, इसलिए n-1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला यूज्ड है, वो है नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोसिस फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोसिस फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ सेल्स। x नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी जनरेशन्स लगेंगी, मतलब कितने माइटोसिस लगेंगे अगर तुम्हें इतने सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। उतने सेल्स अगर तुम्हें बनाने हैं तो फिर तुम्हें 2n, n मतलब n मतलब मैं कैसे बताऊँ, n मतलब इस जनरेशन्स, n मतलब जो जितने सेल्स तुम्हें प्रोड्यूस करने हैं ना। देखो नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोसिस फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इतने सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें कितनी जनरेशन लगेंगी, तो n है वो जनरेशन का नंबर, x तो तुम्हें दिया गया रहेगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जाना है तुम्हें। और एक फॉर्मूला रहता है जिससे तुम x फाइंड कर सकते हो अभी, मतलब तुम्हें दिया रहेगा कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मतलब तुम्हें x दिया रहेगा। x क्या है अभी, नंबर ऑफ सेल्स दिए रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स ढूंढने रहेंगे, ठीक है। और तुम्हें दिया रहेगा कितना हो गया, रुको, नंबर ऑफ सेल्स जैसे कि 128 दे रहेंगे। आई डोंट थिंक वैसे उतना हार्ड पूछेंगे, इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं ऊपर वाले का। x कितना दिया है 128, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जनरेशन, यानी कि तुम्हें n फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, x 128 इज इक्वल टू 2 to the power n। अब 2 to the power 7 भी होता है 128, तो अभी एज बेसिस सेम, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, जैसे कि बेस सेम है तो फिर हम बेस सेम है तो फिर हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 7, तो 7 जनरेशन्स, यानी कि 7 बार माइटोसिस करने से 128 सेल्स तुम्हें मिल जाएंगे। और ह्यूमन का है तो 24 आवर्स लगेंगे एक माइटोसिस के लिए, ठीक है। तो 7 माइटोसिस के लिए 7 × 24। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन्स एट 4C level if initial amount is denoted as
2C है, तो G0 और G1 में तो नहीं हो सकती 4C, क्योंकि हमें पता है इनिशियल 2C थी, तो S में तो वो 4C होती है, तो G1 और S में भी नहीं, ओनली G2, यस ओनली G2 इज़ द राइट आंसर। ओ सॉरी, हाँ ओनली G2 ही राइट आंसर है। क्यों G2 ही राइट आंसर है? क्योंकि M में तो उटपटांग चीज़ें होती रहती है, ठीक है, फास्ट, तो करेक्ट आंसर C होगा, करेक्ट आंसर पर भी C, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम बट अमाउंट ऑफ DNA डबल्स। एनाफेज में तो वापस से वो 2C हो जाता है ना, इसके लिए M फेज नहीं आएगा अंदर इसके। फिर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ इफ APC इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर? Chromosomes will not condense, chromosomes will be fragmented, chromosomes will not segregate, recombination of chromosome arms will not। अगर देखो ये बोल रहा है अगर एनाफेज नहीं हो रहा है तो क्या होगा ना, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, अगर एनाफेज नहीं हो रहा है तो कंडेंस की तो बात ही नहीं आती एनाफेज में, वो तो प्रोफेज में होता है, ये तो प्रोफेज में होता है। फिर फ्रैगमेंट्स कब बनते हैं? फिर क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट मतलब सेपरेट नहीं होंगे, ऑफकोर्स नहीं होंगे सेपरेट। क्यों सेपरेट नहीं होंगे? फ्रैगमेंट्स तो कहाँ पे बनती ही नहीं, कट्टा नहीं है क्रोमोसोम्स, कट्टे कब है? कभी नहीं कट्टे, तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, ये राइट है। फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल अकर, ये क्या बात हुई? एनाफेज से तो इसका लेना देना ही नहीं है रिकॉम्बिनेशन का, ये तो प्रोफेज 1 से लेना देना है इसका मेयोसिस के, तो ये हटा दो, ठीक है। तो आंसर विस क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे अगर एनाफेज नहीं है तो ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। यहाँ पे लिखा भी है APC हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स बाय डिसॉल्विंग ग्लू like protein cohesion which holds the sister chromatids as well as regulating spindle microtubule dynamics through plus and tubulin protein. If APC is defective then chromosomes will not segregate, chromosomes segregate नहीं करेंगे, क्या chromosomes segregate नहीं करेंगे, ठीक है। तो yes now we are done। segregate यानी कि separate, वापस एक बार लिख देती हूँ, सेग्रीगेट यानी कि सेपरेट, सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट। यस गाइस वी आर डन विद द रिविजन नाउ एंड अभी थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टिल नाउ एंड यस अभी मैं सेल करवाऊंगी, नेक्स्ट सेल विल बी डन नेक्स्ट, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स मैं अपलोड कर दूंगी, अभी तो मैं बाहर हूँ, और बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन भी मैं अपलोड कर दूंगी, नेक्स्ट तो सेल होने वाला है। एंड या थैंक यू एवरीवन, बस इतना ही कहना था। और देखते रहो, नीट बहुत पास आ चुकी है तो पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 एंड यस लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय बाय बाय।